स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। चंदनपुर गांव में हरिया की दुकान पर शाम होते ही लोगों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि उसके चाय पूरे गांव में मशहूर थे। तभी एक शाम मोहन और सुरेश उसी दुकान पर आते हैं। मोहन: अरे भाई सुरेश, अभी के हरिया के यहाँ के चाय पकौड़ी का तो जवाब ही नहीं। ऐसे चाय पकौड़ी खाने से तो दिल खुश हो जाता है। सही पकड़े हो मोहन भाई, और ऊपर से बरसात का मौसम हो तो बस मजा ही आ जाता है, गरम गरम चाय और पकौड़े। अरे हरिया, जरा गरम गरम पकौड़े लगा दो, चटपटे और मसालेदार हो। बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा किशोर भाई, आप लोग बैठो तब तक। उधर से गिरधर काका गुजरते हैं। अरे गिरधर काका, कहाँ जा रहे हो? आओ ना हमारे साथ बैठो, थोड़ा गपशप हो जाए और गरम गरम चाय पकौड़े भी खा लो। हमारी तरफ से रहेगा, पैसे मत सोचो। अरे किशोर बेटा, पैसे की क्या फिक्र है, दिल खुश हो गया तुम्हारी बातों से बैठता हूँ। गिरधर काका बैठते हैं और हरिया सबके सामने चाय रख देता है। बताओ काका, तबीयत ठीक है ना? अब गरम गरम चाय पकौड़े खाकर मन तो अच्छा हो ही जाएगा। अब आप कोई छटपटी कहानी सुनाइए ना, जिससे मजा आ जाए। बेटा, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तो एक सच्ची बात सुनाऊंगा जो मेरे साथ बीती थी। अरे काका, और भी मजेदार रहेगा, बताइए ना क्या हुआ था। बात आज से 20 साल पुरानी है। मैं शहर से काम करके अपनी भतीजी की शादी में गांव लौट रहा था। जब चंदनपुर गांव आया तो रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैं बस से उतरा और पैदल गांव की ओर बढ़ चला। रास्ता सुनसान था, खेत, जंगल और खाली मैदान। बस मैं अकेला ही चल रहा था। तभी मैं चौपाल के पास पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत दिखी जो कांपते हुए मेरे पास आई। भैया, मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। उस सुनसान अंधेरी रात में ऐसी जगह पर वो औरत देखकर दिल तो कांप गया, लेकिन उसका हाल देखकर रह नहीं पाया और मैंने कुछ खाने की चीजें निकाल कर दे दी। तुम चलो ना मेरे साथ हमारे घर तक, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। हमें गांव से निकाल दिया गया है, कोई हमारा नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। बेटा, न जाने क्यों मैं उसकी बातों में आ गया और उसके पीछे चल पड़ा। वो औरत मुझे एक बहुत घने और सुनसान जंगल के बीच ले गई। अरे महन, ये कैसा इलाका है? इतनी दूर जंगल में तुम्हारा घर है? हमें गांव से निकाल दिया गया है, कोई हमारा नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। जैसे ही मैं उसकी झोपड़ी में घुसा तो देखा वहाँ कोई बच्चा नहीं था। झोपड़ी एकदम खाली थी और जैसे ही मैं पीछे पलटा तो वो बूढ़ी औरत चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके लंबे नाखून थे और चेहरा भयानक था। बहुत दिनों बाद एक इंसान मिला है, तेरा खून पीकर मजा आ जाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम चुड़ैल हो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और आज तो मेरा शिकार है। वो दिन से मैं एक इंसान की तलाश में थी, आज मैं तेरा खून पीऊंगी। नहीं, मैं अभी तक शादी भी नहीं किया हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं बस अपने भतीजी की शादी में जा रहा था, मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुझे आज एक मौका दे सकती हूँ। अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे दौड़कर जान से मार दूंगी। हाँ, बताओ मैं क्या करूं? मुझे ढेर सारा धन चाहिए। गाँव के जमींदार के घर पर जाके मुझे धन ला कर दो। पर मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं ऐसा कैसे कर सकता? अगर तू चोरी नहीं करेगा तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सोच लो, चोरी करो या जान से मरो। ठीक है, मैं करता हूँ। फिर मैं जमींदार के घर से ढेर सारा धन चुरा कर लेकर आया और उस चुड़ैल को दे दिया। ये लो, मैं तिजोरी से धन निकाल कर लाया हूँ।
तू बहुत नेक इंसान है। तूने मेरी बात मानी और भागने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी। पर तुझे मेरा और एक काम करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी और एक खर्च तक नहीं मैं तुम्हें दूंगी। क्या काम करना होगा? लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो, फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं चुड़ैल नहीं थी, गिरधर में मैं एक सीधी सादी गिरधर में भी सीधी सादी लड़की थी जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी सौतेली माँ बहुत लालची थी, वो मुझे बोझ समझती थी और जैसे पिता की मौत हुई उसने मुझे एक लालची जमींदार के पास भेज दिया। वो जमींदार मुझसे दिन रात काम करवाता था, मुझसे नौकर से भी बहुत बुरा सलूक करता और उसकी निगाहें बहुत गंदी थी। मैं हर बार उससे बचने की कोशिश करती रही, लेकिन एक दिन उसने मेरी हालत से तंग आकर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और गाँव वालों के सामने मुझको इतना पीटा कि मेरी जान ही ले ली। अब मैं बस एक साया बनकर रह गई हूँ। मुझे मोक्ष नहीं मिला क्योंकि मेरा बदला बाकी है। मेरी माँ हेमा को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, मैं तुम्हारे मन को शांति देने के लिए हेमा को तुम्हारे सामने जरूर लाऊंगा। फिर मैं गांव की ओर निकल पड़ता हूँ। रास्ते में एक आदमी से पूछता हूँ, भाई यहाँ हेमा नाम की औरत कहाँ रहती है? हेमा, हाँ, यहाँ से सीधे जाओ, फिर दाईं तरफ एक टूटी सी झोपड़ी मिलेगी, वहीं रहती है। लेकिन तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? वो बहुत ही घटिया औरत है, पूरा गांव उससे नफरत करता है। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं वो झोपड़ी में पहुंचा। अंदर एक बूढ़ी अपाहिज औरत बैठी थी जो लगातार रो रही थी। तुम कौन हो बेटा? मेरे यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम गिरधर है, मैं कल ही शहर से आया हूँ। गांव में मेरी भतीजी की शादी है। आप हेमा हैं क्या? हाँ, मैं ही हूँ। क्या आपकी कोई सौतेली बेटी थी? थी बेटा, बहुत अच्छी थी। मैं उसे बहुत मारती डांटती ताने देती, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला, कभी विरोध नहीं किया। एक दिन मैंने पैसे के लालच में उसे उस जमींदार के हाथों बेच दिया और फिर सुना कि जमींदार ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार डाला। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ बेटा, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मेरी सगी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी सारी जमीन और पैसे लेकर भाग गई और जाते जाते मुझे धक्का दे दिया, जिससे मेरे पैर टूट गए। अब मैं चल भी नहीं पाती। आपकी सौतेली बेटी अब इस गांव में एक भटकती आत्मा बन गई है। वो अब चुड़ैल बन चुकी है और आपसे मिलना चाहती है। अगर मैं आपको उसके पास नहीं ले गया तो वो मुझे मार डालेगी। क्या मेरी बेटी अब भी है? मैं चलूंगी बेटा, मुझे एक बार उससे माफी मांगनी है, बस एक बार। रात हो रही होती है। मैं हेमा को लेकर उस जगह पर जाता है जहां चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही चुड़ैल हेमा को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? मेरी कोई गलती थी जो तूने मुझे जमींदार के हाथों भेज दिया? बेटी, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर तुझे उस दरिंदे को बेच दिया। अब मैं हर पल पछतावे में जी रही हूँ बेटा। मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ। तेरी वजह से मेरी जान गई। तूने मुझे मौत के हवाला कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखो, अगर तुमने इन्हें मार दिया तो तुम्हें और उस जमींदार में क्या फर्क रहेगा जिसने तुम्हें मारा था? ये औरत पहले ही अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, हर दिन जीते जी मर रही है। लेकिन इसकी वजह से मैं मरी हूँ, नहीं तो मैं नहीं मरती।
तो इसकी सजा इसे मिल रही है ना, तुम तो अपनी आंखों से देख रही हो। हाँ गिरधर, तुम सही कह रहे हो। जो दर्द मैंने झेला वो अब हर दिन भुगत रही है। मैं इन्हें अब नहीं मारूंगी, इनका हर एक दिन सबक बन चुका है। बेटी मुझे मार दो, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी सांसें अब बोझ है। नहीं माँ, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगी। जो पाप तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जीते जी भुगतनी होगी। अब हर एक पल तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने क्या खोया। इतना कहकर चुड़ैल धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती। फिर मैं पीछे पलटकर एक बार उस जगह को देखता हूँ जहां वो अभी अभी खौफ और पछतावे का मंजर देख चुका था। फिर मैं गांव की ओर बढ़ता हूँ। चलते चलते रात गुजर जाती है और सुबह होने लगती है। तब मैं गांव में दाखिल होते ही वह एक ग्रामीण से पूछता हूँ, भाई यहाँ महेंद्र नाम के आदमी का घर कौन सा है? हाँ हाँ, दाएं मुड़ो, थोड़ी दूर पर एक पुरानी सी झोपड़ी है, वही उसका घर है। लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वो मेरा बुआ का लड़का है, उसकी बेटी की शादी में आया हूँ। क्या तुम महेंद्र की बेटी की शादी में आए हो? हाँ भाई। अरे भाई, महेंद्र को मरे हुए 10 साल हो गए और उसकी बेटी भी चल बसी। उसकी एक दूसरी पत्नी थी, वही अब कभी कभी उस झोपड़ी में दिखती है। मैं दौड़कर बताई हुई झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और देखता हूँ वही जगह, वही झोपड़ी जहाँ मैं हेमा को पहली बार देखा था। काका, ये तो बहुत ही डरावनी और हैरान कर देने वाली बात है, पर फिर आपको वो समाचार किसने दिया कि शादी है? बेटा मुझे भी नहीं पता, बस एक खत मिला था, उसी खत के सहारे मैं यहाँ चला आया।